प्रॉपर्टी लॉ में ना एक बहुत ही आम नियम होता है। अगर किसी जमीन पर आपका लगातार 12 साल तक कब्जा रहे तो वो जमीन कानूनी रूप से आपकी हो जाती है ना। बिल्कुल। इसे लिमिटेशन या समय सीमा का चक्र कहते हैं, जो एक बार शुरू हो जाए तो कभी रुकता नहीं है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये 12 साल का रूल किसी ऐसे इंसान के खिलाफ पूरी तरह से बेअसर हो जाए जो कानून की नज़र में हमेशा एक बच्चा रहता है, मतलब एक परपेचुअल माइनर। अरे वाह, आपने सीधा उस पैराडॉक्स पर हाथ रखा है जो ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था और हमारी भारतीय दार्शनिक मान्यताओं के बीच एक सीधा टकराव पैदा करता है। बिल्कुल। और इसी टकराव को समझने के लिए आज हम इस गहरे विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प केस पर बात करने वाले हैं, रमा रेड्डी वर्सेस रंगदासन, जो 28 अक्टूबर 1925 को आया था। सही कहा। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये कोई साधारण जमीन का विवाद नहीं है। ये जूरिस्प्रूडेंस यानी न्याय शास्त्र की उन गहरी परतों को खोलता है जहां अदालत को ये तय करना पड़ा था कि क्या कोई ऐसा अधिकार भी हो सकता है जिस पर समय का कोई असर ही ना पड़े। हाँ, और हमारा आज का किसी भी ऐतिहासिक मामले को समझने के लिए सबसे पहले हमें विवाद की जड़ तक पहुंचना होता है ना? हाँ, तो मैं लेक्चर की शुरुआत से ही वो एग्जैक्ट लाइन पढ़ती हूँ जहां से ये फैक्चुअल मैट्रिक्स शुरू होता है। टेक्स्ट में लिखा है, द केस कंसर्न्स द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ टेम्पल व्हिच वाज एलिएनेटेड बाय अ ट्रस्टी। यहाँ ना ये एलिएनेटेड शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम प्रॉपर्टी लॉ में एलिएनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जमीन बेचना नहीं होता। अच्छा, तो और क्या होता है? मतलब इसका अर्थ है संपत्ति के अधिकारों का पूरी तरह से हस्तांतरण कर देना। इस मामले में मंदिर के एक पुराने ट्रस्टी ने मंदिर की अचल संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया था। ओहो, मतलब बिना हक के दे दिया। हाँ, और अब जो नया ट्रस्टी है, यानी जो इस केस में प्लेंटिफ है, वो उस जमीन को वापस पाना चाहता है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस हस्तांतरण को हुई 12 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। एक सेकंड, 12 साल से ज्यादा? मतलब वो लिमिटेशन वाला रूल यहाँ आ गया। मैं आगे की एग्जैक्ट लाइंस पढ़ती हूँ, इससे पता चलेगा कि मामला हाईकोर्ट कैसे पहुंचा। टेक्स्ट कहता है, द थर्ड डिफेंडेंट इन द केस फाइल्ड दिस लेटर्स पेटेंट अपील चैलेंजिंग द रूलिंग ऑफ द सिंगल जज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो देखिए, यहाँ वो जो तीसरा प्रतिवादी है, मतलब वो खरीदार जिसने जमीन ली थी, वो यहाँ पिटिशनर है। हाँ, जिसने अपील की है। बिल्कुल। सिंगल जज ने ये फैसला दे दिया था कि जमीन मंदिर को वापस मिलनी चाहिए। और इसी फैसले से असंतुष्ट होके उस पिटिशनर ने एक बड़ी बेंच के सामने ये अपील दायर कर दी। और उस पिटिशनर के पास अपील करने का एक बहुत ही सॉलिड आधार भी तो था। वो लिमिटेशन एक्ट का सहारा ले रहा था। मतलब ब्रिटिश कानून तो इसी सिद्धांत पर चलता है ना कि अगर आप अपने राइट्स को लेकर लंबे समय तक सोते रहेंगे तो अदालत आपकी मदद नहीं करेगी। एकदम सही। और इसीलिए इस लेक्चर में उन 4 मुख्य कानूनी मुद्दों को बहुत ही साफ तौर पर रखा गया है। हाँ, मैं वो पहला मुद्दा पढ़ती हूँ जो टेक्स्ट में एग्जैक्टली दिया है। डज आर्टिकल 134 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू द केस? Article 134 provides a 12-year limitation period for recovering possession of immovable property transferred by a trustee. The question was whether the transfer by the temple trustee fell under this provision. देखिए, आर्टिकल 134 मूल रूप से ट्रस्ट की संपत्तियों के लिए ही बनाया गया था। यह कहता है कि अगर किसी ट्रस्टी ने संपत्ति ट्रांसफर कर दी है तो उसे वापस पाने की लिमिट 12 साल है। तो पिटिशनर का तर्क तो बिल्कुल सीधा था कि भाई 12 साल बीत चुके हैं, केस खत्म करो। हाँ, लेकिन दूसरा और तीसरा सवाल इस पूरे मामले की दिशा ही बदल देते हैं। मैं टेक्स्ट से वो सवाल भी पढ़ती हूँ। Was the transfer valid under Hindu law? If the trustee had no authority to transfer the temple's property, did the buyer acquire any valid title? और इसके साथ ही वो सबसे गहरा दार्शनिक सवाल भी है। Was the property vested in the trustee or did it belong to the deity as a juristic entity? हाँ, ये दोनों सवाल ना आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब ब्रिटिश कानून में जो नॉर्मल ट्रस्ट होता है उसमें ट्रस्टी के पास संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक होता है, मतलब लीगल टाइटल होता है। हाँ, और जो लाभार्थी होता है उसके पास इक्विटेबल टाइटल होता है।
लेकिन अदालत को यहाँ ये जांचना था कि क्या हिंदू कानून में भी यही सेम सिस्टम लागू होता है? क्या ट्रस्टी सच में मालिक है? और अगर वो मालिक नहीं है तो फिर उस बेचारे खरीदार का क्या होगा जो 12 साल से जमीन पर काबिज है? यही तो चौथा सवाल है ना टेक्स्ट में। डज एडवर्स पोजेशन अप्लाई? इफ द प्रॉपर्टी वाज wrongfully transferred, could the buyer claim ownership after 12 years of possession? Could Article 144, which allows for adverse possession, apply in this case? एडवर्स पोजेशन मतलब प्रॉपर्टी लॉ का ये बहुत ही एक आक्रामक सिद्धांत है। अगर कोई आपकी जमीन पर खुलेआम बिना आपके परमिशन के 12 साल तक कब्जा रखता है और आप कुछ नहीं करते? बिल्कुल, अगर आप कुछ नहीं करते तो कानून उस जमीन का मालिकाना हक उस कब्जा करने वाले को दे देता है। पिटिशनर का ये आखिरी दाव था कि चलो अगर ट्रस्टी का बेचना गलत भी था तब भी 12 साल के कब्जे ने मुझे असली मालिक बना दिया है। देखा जाए तो किसी भी नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में यहाँ खरीदारी जीत जाता है ना? हाँ, पक्का। लेकिन यहीं पे हम तथ्यों से उठकर ना ज्यूरिस्प्रूडेंस के दार्शनिक स्तर पर जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि कानून में ये राइट्स और मॉरल राइट्स कैसे काम करते हैं। मतलब एक जिंदा इंसान तो अदालत जा सकता है, लेकिन जो खुद अपना बचाव नहीं कर सकते उनका क्या? यही तो न्याय शास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस की खूबसूरती है। कानून सिर्फ सांस लेने वाले इंसानों तक सीमित नहीं है, ये लीगल फिक्शंस बनाता है। लीगल फिक्शंस हाँ। मतलब कानूनी कल्पनाएं। हाँ, ताकि जो कमजोर वर्ग हैं उनके मॉरल राइट्स की रक्षा हो सके। जब भी किसी के पास राइट्स होते हैं तो एक जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन अगर कोई संस्था अपनी जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ है तो कानून उसे एक विशेष दर्जा दे देता है। इस बात को समझाने के लिए ना लेक्चर में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एनालॉजी दी गई है। मैं वो एग्जैक्ट लाइन पढ़ती हूँ। Consider the legal status of an unborn child or a fetus. In the realm of property law and jurisprudence, a fetus in the mother's womb is granted distinct legal rights, such as the right to inherit property, even before it takes its first breath. एक फीटस का ये उदाहरण इस पूरी बहस की चाबी है। देखिए, एक फीटस खुद ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, हाँ जाहिर है, ना ही वो अपनी संपत्ति की देखभाल कर सकता है। फिर भी ज्यूरिस्प्रूडेंस ये मानता है कि उसके पास मॉरल राइट्स हैं। कानून इस फीटस को एक अलग कानूनी इकाई मानता है ताकि कोई दूसरा उसके अधिकारों को ना छीन सके। अरे वाह! और अगर हम इसी फीटस वाली एनालॉजी को मंदिर की संपत्ति पे लगा दें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। मैं टेक्स्ट से पढ़ती हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज वेस्टेड इन द डीएटी आइडल, नॉट इन द ट्रस्टी. द ट्रस्टी इज merely a manager responsible for ensuring proper worship and administration. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक मूर्ति यानी आइडल वो सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। हिंदू कानून के तहत ज्यूरिस्प्रूडेंस एक मूर्ति को एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी मानता है। मतलब एक विधिक व्यक्ति। बिल्कुल, मूर्ति खुद संपत्ति होल्ड कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक फीटस के पास प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं। पर ये बात तो पूरे केस को ही पलट देती है। टेक्स्ट में आगे लिखा है, The judgment stated that in Hindu law, religious endowments belong not to the trustee, but to the deity itself. The trustee does not have ownership rights, only a managerial role. मतलब अगर ट्रस्टी के पास मालिकाना हक था ही नहीं, वो बस एक मैनेजर था, तो फिर उसने जमीन कैसे बेचती? वो बेच ही नहीं सकता था। कानून का एक बहुत ही बेसिक रूल है, नीमो दैट क्वाड नॉन हबिट। मतलब कोई भी इंसान वो चीज किसी दूसरे को नहीं दे सकता जो उसके पास खुद नहीं है। अच्छा, तो फिर अदालत ने क्या कहा? मैं लेक्चर से वो एग्जैक्ट फैसला पढ़ती हूँ। The court held that a trustee of a religious institution has no right to permanently alienate temple property. Any such alienation is void as the property belongs to the deity and not to the trustee personally. यहाँ जो ये void शब्द आया है ना, ये बहुत भारी है। void का मतलब है शून्य। इसका ये अर्थ नहीं है कि ट्रांसफर हुआ और फिर अदालत ने उसे कैंसिल कर दिया। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून की नजर में वो ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं। वो शुरू से ही जीरो था, क्योंकि संपत्ति तो डीटी की थी, तो एक मैनेजर उसे परमानेंटली कैसे बेच सकता है? फिर उस बेचारे खरीदार का क्या, जिसने पैसे दिए थे? टेक्स्ट इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट है, मैं करती हूँ। The transferee buyer only acquires what the trustee could transfer, which was nothing more than a temporary managerial right. हाँ, मतलब खरीदार को लगा कि उसने जमीन का मालिकाना हक खरीदा है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ समय के लिए उस जमीन को मैनेज करने का हक मिला था, बस। बाप रे!
तो जब प्रतिवादियों को मतलब उन डिफेंडेंट्स को ये समझ आ गया कि अदालत इस सेल को वॉइड मान रही है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चालाकी भरा कानूनी लूपहोल निकाला। हाँ। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि देखिए हुजूर, ये कोई आउटराइट सेल नहीं है, ये तो एक परमानेंट लीज है। अच्छा, परमानेंट लीज। हाँ, उनका सोचना था कि लीज में मालिकाना हक तो असली मालिक के पास ही रहता है ना, तो शायद अदालत इसे लीगल मान ले। लेकिन अदालत ने इस हेरफेर को तुरंत पकड़ लिया। टेक्स्ट में अदालत का जवाब एग्जैक्टली ये है: द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट अ परमानेंट लीज इज डिफरेंट फ्रॉम एन आउटराइट सेल. A permanent lease is still an alienation. The fact that rent is paid does not change the nature of the transaction. The trustee cannot transfer rights he does not possess. बिल्कुल, मतलब चाहे आप उसे लीज बोलो या कुछ और, अगर आप मंदिर की प्रॉपर्टी किसी और को हमेशा के लिए सौंप रहे हो, तो वो एलियनेशन ही है। ट्रस्टी ये कर ही नहीं सकता था। तो जब ट्रांसफर ही वॉइड हो गया, तो वो लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 134 का क्या हुआ? टेक्स्ट में इस पर लिखा है, द कोर्ट एनालाइज्ड वेदर आर्टिकल 134 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइड. Article 134 sets a 12-year limitation period for recovering possession of trust property that was transferred by a trustee. देखिए, आर्टिकल 134 सिर्फ तब काम आता है जब कोई ट्रस्टी अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कोई ट्रांसफर करे, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाए, तब खरीदार को 12 साल बाद प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन यहाँ तो केस ही अलग था। टेक्स्ट साफ कहता है, The court held that this only applies if the trustee had the legal power to transfer the property. Since the trustee never had the power to alienate the property, the transfer was void. Therefore, Article 134 did not apply. मतलब 134 का तो खेल ही खत्म। हाँ, और जब 134 काम नहीं आया, तब पिटिशनर ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, आर्टिकल 144, यानी एडवर्स पोजेशन। दिलचस्प हिस्सा है, मैं पढ़ती हूँ कि इन्होंने क्या तर्क दिया। The defendants argued that even if the transfer was invalid, their possession for more than 12 years gave them ownership under Article 144, adverse possession. उनका लॉजिक था कि चलो ट्रस्टी गलत था, ट्रांसफर वॉइड था, लेकिन सच्चाई ये भी तो है कि हम 12 साल से जमीन पर बैठे हैं, तो प्रतिकूल कब्जे के तहत जमीन हमारी हुई। और नॉर्मली तो वो जीत जाते है ना? बिल्कुल। ब्रिटिश प्रॉपर्टी लॉ में 12 साल का कब्जा बहुत मजबूत राइट होता है। लेकिन यहीं पर अदालत ने जुरिस्प्रूडेंस का वो मास्टर स्ट्रोक खेला। हाँ, अदालत ने उसी एनालॉजी को वापस सामने रखा। टेक्स्ट के ये शब्द ना मतलब हिस्ट्री में दर्ज हैं। द कोर्ट रिजेक्टेड दिस आर्ग्यूमेंट. द डीटी आइडल is legally treated as a perpetual minor. Time does not run against the DT as it is always under legal protection. Perpetual minor मतलब एक ऐसा नाबालिग जो कभी बालिग नहीं होता, जिसकी उम्र कभी बढ़ती नहीं। बिल्कुल। लिमिटेशन एक्ट का रूल है कि समय की सुई किसी नाबालिग के खिलाफ तब तक नहीं चलती जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। और क्योंकि एक मूर्ति हमेशा एक परपेचुअल माइनर रहती है, तो उसके खिलाफ समय की सुई कभी टिक टिक करना शुरू ही नहीं करती। अरे वाह, ये तो अभूतपूर्व है। और इसीलिए नोट्स में आगे लिखा है, Therefore, the successor trustee could reclaim the property at any time. हाँ, जब समय की सुई शुरू ही नहीं हुई तो 12 साल बीतने का सवाल ही कहाँ से आया? चाहे 12 साल हो या 50 साल, प्लेंटिव जब चाहे प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ ना थोड़ा एडवोकेट्स डेविल प्ले करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मतलब क्या ये उस पिटिशनर या खरीदार के साथ बहुत अनफेयर नहीं है? उसने शायद नेक नियत से पैसे दिए होंगे, 12 साल तक जमीन को संभाला होगा, और अब जुरिस्प्रूडेंस के एक लीगल फिक्शन के नाम पर उसे जमीन से निकाल रहे हैं। आपका सवाल बहुत वैलिड है और कानूनी हलकों में इस पर काफी बहस भी होती है। लेकिन देखिए, जुरिस्प्रूडेंस को यहाँ दो पक्षों के बीच बैलेंस बनाना था। कैसा बैलेंस? एक तरफ वो खरीदार है जिसे जमीन खरीदने से पहले टाइटल चेक करना चाहिए था। लॉ में एक रूल है ना, कैविएट एम्प्टर, मतलब खरीदार सावधान रहे। हाँ, बायर बीवेयर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसी जुरिस्टिक एंटिटी है जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। तो कानून ये तय करता है कि एक मूक संस्था यानी देटी की सुरक्षा एक लापरवाह खरीदार के नुकसान से कहीं ज्यादा जरूरी है। समझ गई। और ये फैसला ना हवा में नहीं लिया गया था। टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट यानी पूर्व निर्णय का जिक्र है। मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ती हूँ। द कोर्ट रिफर्ड द प्रिवी काउंसिल डिसीजन इन विद्यावरुथी versus Baluswamy Iyer 1921, which held that Hindu trustees are not trustees in the English law sense. हाँ, 1921 का ये विद्यावरुथी केस ना, ये इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है।
जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने हर चीज को अपने इंग्लिश कॉमन लॉ के चश्मे से देखा। मतलब उन्होंने हिंदू मंदिरों के महंत को भी अपना वाला ट्रस्टी समझ लिया। एग्जैक्टली। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने 1921 में क्लियर कर दिया कि ये तुलना बिल्कुल गलत है। हिंदू ट्रस्टी सिर्फ एक मैनेजर है, मालिक नहीं। और इसी 1921 के फैसले ने ना उन सभी पुराने जजमेंट्स को पलट दिया जो खरीदार के फेवर में थे। टेक्स्ट में इसका भी जिक्र है। The court distinguished this case from earlier rulings such as Gyana Sambandha Panda Rasanadi v. Velu Pandaram 1899 and Damodar Das v. Lakhan Das 1910 where Article 144 was applied. और आगे अदालत कहती है, The court clarified that these cases were overruled by the Privy Council ruling in Vidya Varuthi 1921. हाँ, वो 1899 और 1910 के फैसले उसी गलती का नतीजा थे जहां ब्रिटिश जजों ने हिंदू ट्रस्टी को असली मालिक समझ लिया था और खरीदारों को 12 साल वाली लिमिटेशन का फायदा दे दिया था। सही कहा। विद्या वरुधी ने उस गलती को सुधारा और हमारे इस रामा रेड्डी केस ने उसे जमीनी स्तर पर लागू कर दिया। तो इन सब दलीलों के बाद अदालत ने जो फाइनल डिग्री दी मैं वो पढ़ती हूँ। द कोर्ट डिसमिस्ड द अपील and ruled in favor of the temple trustee. The temple property must be returned as the original transfer was invalid. तो मतलब अपील खारिज, पिटिशनर हार गया और प्लेंटिफ की जीत हुई। और इस फैसले की जो समरी है ना वो बिल्कुल क्रिस्प है। टेक्स्ट में लिखा है, The suit was not barred by limitation as Article 134 did not apply because the transfer was void. Article 144 adverse possession did not apply because the idol as a juristic entity is permanently protected. देखा आपने, ये सारांश पूरे लिमिटेशन एक्ट के दावों को कैसे ध्वस्त कर देता है। Right to transfer it. Hindu temple property belongs to the deity idol, not the trustee. The trustee is merely a manager and cannot claim ownership. A trustee has no power to permanently transfer temple property. मतलब खरीदार खाली हाथ लौट गया। जब ट्रस्टी के पास खुद जमीन बेचने का राइट नहीं है तो वो किसी और को मालिक कैसे बना सकता है? हाँ, और लेक्चर आगे कहता है, Any such transfer is void and the successor trustee can reclaim the property at any time. The 12-year limitation under Article 134 does not apply if the transfer was void. A buyer from a trustee does not get ownership rights if the trustee had no authority to sell. At any time, ये 3 शब्द ना किसी भी खरीदार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। और परपेचुअल माइनर के सिद्धांत को पुख्ता करते हुए जो अंतिम बात टेक्स्ट में है वो पढ़ती हूँ। एडवर्स पोजेशन आर्टिकल 144 डज नॉट अप्लाई टू टेम्पल प्रॉपर्टी। Since the deity is legally considered a minor, time does not run against it. Successor trustees have the right to reclaim property alienated by previous trustees. There is no deadline for a temple to recover its property. There is no deadline. लिमिटेशन कानून का तो पूरा मकसद ही डेडलाइन तय करना होता है, लेकिन यहाँ उस पूरे कानून को ही अपवाद बना दिया गया। हाँ, और लेक्चर का अंतिम निष्कर्ष पूरे केस की अहमियत को सामने लाता है। The judgment reinforces the special legal status of Hindu religious institutions and protects temple properties from unauthorized alienation. It clarifies that no trustee has ownership rights and that temple property remains perpetually vested in the deity, immune from adverse possession claims. मतलब इस पूरे मामले को अगर हम गहराई से देखें तो ये सिर्फ कोई जमीन की वापसी का केस नहीं है। ये हमें बताता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई रुकी हुई या स्थिर चीज नहीं है। हाँ, ये समाज के दर्शन और जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। बिल्कुल। ब्रिटिश अदालत ने अपनी ही व्यवस्था के सबसे मजबूत नियम यानी एडवर्स पोजेशन को पीछे छोड़ दिया और एक दार्शनिक सत्य को अपनाया। तो इस पूरे डीप डाइव से ना जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ये समझ आ गया होगा कि कानून महज नियमों की कोई सूखी किताब नहीं है, ये मॉरल राइट्स की रक्षा करने का एक जीवित उपकरण है। एकदम सही। जिस तरह कानून एक फीटस की रक्षा के लिए लीगल फिक्शन तैयार करता है, उसी तरह वो एक परपेचुअल माइनर की रक्षा के लिए समय के पहिए को ही रोक देता है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें सोचने का एक नया नजरिया देता है कि समाज में राइट्स कैसे तय होते हैं। जब भी कोई प्लेंटिफ अदालत में खड़ा होता है तो जरूरी नहीं कि वो हार्ड मास का इंसान ही हो। हाँ, वो एक संस्था, एक डेटी या कोई और एंटिटी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इस पूरी दार्शनिक और कानूनी यात्रा के अंत में ना
मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो भविष्य के न्यायशास्त्र को सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, क्या सवाल है? देखिए, 1925 में अदालत ने एक मूर्ति को परपेचुअल माइनर मानकर उसे कब्जे से बचा लिया है ना, एक गैर मानवीय सत्ता को राइट्स दिए। तो अगर हम इसी लॉजिक को आने वाले कल पर लागू करें, तो क्या भविष्य में हमारी नदियां, हमारे जंगल या यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भी ऐसे ही लीगल फिक्शंस के जरिए मॉरल राइट्स दिए जा सकते हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि कल को कोई प्रदूषित नदी खुद प्लेंटिव बनकर अपने अधिकारों के लिए लड़े और उसके खिलाफ भी समय की कोई लिमिटेशन ना हो? ये एक ऐसा विचार है जो कानून की असीम संभावनाओं को खोलता है। जो लोग सुन रहे हैं वो इस बारे में जरूर सोचिएगा।